लाइव कीजिए। हो गया लाइव। इधर घुमाइए। चलिए ठीक है। 126 से ना। चलिए ठीक है। 126 में देखेंगे आप लोग। कहता है कि गुजरात गुजरात क्षेत्र में तेल का पता, कहता है कब चला भाई। देखिए 1958। अब देखेंगे तेल की बात करेंगे तो पेट्रोलियम, क्या चीज? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गुजरात में, गुजरात में पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम में गुजरात में 1958 में पता चला। जबकि ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण याद रखेंगे अंकलेश्वर। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर के बाद याद रखेंगे कलोल, और कलोल के बाद ध्यान रखिएगा कोयली। तो अंकलेश्वर, कलोल और कोयली की बात करेंगे तो ये तीनों पेट्रोलियम क्षेत्र कहां पड़ता है? गुजरात। कहां पे? तो गुजरात में है अंकलेश्वर, कौन? कलोल, कौन? कोयली, कौन? ये तीनों पेट्रोलियम क्षेत्र कहां पड़ता है? कहां पे? गुजरात। कहां पे? जबकि भारत का सबसे पहला पेट्रोलियम क्षेत्र हम बता चुके हैं, कौन? डिगबोई। कौन भाई? तो पहला पेट्रोलियम क्षेत्र कौन था? और डिगबोई कहां था? आसाम। डिगबोई कहां था? डिगबोई कहां था? जबकि पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए याद रखेंगे अंकलेश्वर, कौन? कलोल, कौन? कोयली, कौन? ये सारे के सारे कहां पड़ता है? कहां पे? तो गुजरात में अंकलेश्वर, कौन? कलोल, कौन? कोयली, कौन? कहां पड़ता है? कहां पे? कन्फर्म ना? और गुजरात क्षेत्र में तेल का पता लगाया गया 1958। 1958। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना, कहता है कब स्थापित किया गया था? 1954। 1900। अब तेल शोधक कारखाना की बात करेंगे तो जैसे याद रखेंगे जामनगर, कौन सा? जामनगर रिफाइनरी कहां पड़ता है? गुजरात। कहां पे? जैसे मथुरा, कौन सा? मथुरा कहां है? यूपी। कहां है? जैसे बरौनी, कौन सा? बरौनी कहां है भाई? बिहार। कहां पे? तो बरौनी का संबंध कहां से है? बिहार से। कहां से? कौन सा? और बरौनी के बाद याद रखेंगे मथुरा, कौन सा? मथुरा तो बताए गए। अंकलेश्वर के बाद याद रखेंगे बरौनी, मथुरा, और याद रखेंगे हल्दिया, कौन सा? नाम सुने ना? हल्दिया है वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? तो ये सारे के सारे पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। कैसे क्षेत्र हैं? तो पेट्रोलियम क्षेत्र में जामनगर, कौन? जामनगर कहाँ है? गुजरात। कहाँ पे? कौन सा? फिर है मथुरा, कौन? मथुरा कहाँ है? यूपी। कहाँ है? चलिए बरौनी कहाँ है? बिहार। कहाँ है? और हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल। हल्दिया कहाँ है? हल्दिया कहाँ है? ये सारे के सारे तेल रिफाइनरी हैं। तेल क्या है? ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है वो खनिज के रूप में निकाला जाता है, फिर उसका शुद्धिकरण होता है, और यह शुद्धिकरण होता है रिफाइनरी क्षेत्र में। कहाँ होता है? कहाँ पे? रिफाइनरी, याद रखिएगा।
कहता है कि भारत में जल शक्ति के लिए प्रमुख केंद्र कहां कहां स्थित हैं? जल शक्ति के लिए प्रमुख केंद्र कहां है भाई? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और कौन? पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में, याद रखिएगा। जल विद्युत ऊर्जा के लिए उत्पादन में मुख्य उपयोग क्या है? जल विद्युत उत्पादन में मुख्य उत्पादन क्या है? विद्युत उत्पादन। कौन उत्पादन? आइए विद्युत उत्पादन के लिए कुछ महत्वपूर्ण परियोजना देख लेते हैं, जो कई बार आपको हम पढ़ाते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा कि विद्युत परियोजना में सबसे पहला याद रखिएगा तुलबुल परियोजना। कौन परियोजना? कौन परियोजना? तुलबुल परियोजना की बात करेंगे तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किस नदी पर? और ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? कौन सा? तुलबुल। कौन सा? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। कहाँ पे? कहाँ पे? फिर याद रखिएगा सलाल। कौन सा? कौन सा? सलाल परियोजना की बात करेंगे चिनाब। किस नदी पर? और ये कहाँ है भाई? हिमाचल में। सॉरी, ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। फिर सलाल के बाद है दुलहस्ती। कौन सा? दुलहस्ती की बात करेंगे, दुलहस्ती भी कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर? और ये जम्मू कश्मीर। कहाँ है? और फिर है बगलिहार। कौन सा? बगलिहार की बात करेंगे, ये है चिनाब। किस नदी पर? और ये है जम्मू कश्मीर। कहाँ है? फिर ध्यान रखिएगा आपका है भाखड़ा नांगल। कौन सा? तो भाखड़ा नांगल की बात करेंगे, ये है सतलज पर। किस पर है? कौन सा? और यह है हिमाचल में। कहाँ पे? और फिर है याद रखिएगा टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध की बात करेंगे, ये है भागीरथी पर। किस नदी पर? किस नदी पर? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। कहां पे? कहां पे? तो ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण याद रखेंगे जल विद्युत परियोजनाएं हैं। जल विद्युत क्या है? तो जल विद्युत परियोजना में याद रखेंगे तुलबुल। कौन सा? कौन सा? तुलबुल किस नदी पर? चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे, यूट्यूब पर जितने। हाँ रुको ना, जल लेता है प्रोजेक्ट जो है ना, वो हिमाचल में है। बात समझे? लाभान्वित राज्य है पंजाब। लाभान्वित कौन है? लाभान्वित कौन है? पंजाब। जैसे गाय पाल रहा है तू, दूध खा रहा है, तू बेच रहा है, लाभान्वित भी तो है। इसे जब लूसेंट पढ़ के आता है। तो किताब तो सब ठीक है, लेकिन 5 किताब पढ़ो तो खुद वेरीफाई करना है। देखो लाभान्वित में आ जाएगा पंजाब। बात समझे? तो याद रखिएगा कि यहां पर टिहरी बांध। कौन बांध? ये भागीरथी और भीलांगना। भागीरथी और कौन? चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे कि टिहरी बांध। कौन बांध? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? और कहां है भाई? उत्तराखंड। कहां पे? कौन बांध? टिहरी बांध। कौन बांध? तो टिहरी बांध किस नदी पर? किस नदी पर? कौन बांध? टिहरी बांध। कौन बांध? जबकि भाखड़ा नांगल कौन? सतलज। कौन? हिमाचल। कहां पे? चलिए बगलिहार। कौन? चिनाब। कौन? जम्मू कश्मीर। कहां पे? चलिए दुलहस्ती। कौन? चिनाब। किस पे? जम्मू कश्मीर। कहां पे? चलिए सलाल। कौन? चिनाब। किस पे? और तुलबुल किस पर है? झेलम। तुलबुल किस पर? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल। देखिए फिर सवाल आ गया, समझिए। ऑनलाइन वाले, यूट्यूब वाले ध्यान देंगे। भाखड़ा बांध का निर्माण किस नदी पर है? किस पर? कौन सा?
भाखड़ा नांगल बांध। कौन बांध भाई? सतलज से सवाल पूछेगा कि सतलज की उत्पत्ति होती है राकसताल से। कहां से होती है? राकसताल झील से। कहां से? तो बताइए, राकसताल झील से कौन निकलती है? सतलज। कौन? कौन? तो राकसताल झील की बात करेंगे तो यह है तिब्बत में। कहां है भाई? तो राकसताल झील तिब्बत में है। कहां है? कौन सा? राकसताल। कौन सा? ध्यान रखेंगे कि राकसताल की अगर बात करेंगे तो ये नदी मुख्य रूप से, ध्यान रखिएगा कि तिब्बत से सबसे पहले हिमाचल आती है। हिमाचल में ये नदी शिपकीला दर्रे से, किस दर्रे से? शिपकीला दर्रे से भारत आती है। किस दर्रे से आती है? तो शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश कौन करती है? कौन? सतलज। कौन? और यह सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है। किसकी सहायक है? कौन सी? कौन सी? सतलज। इसी पर है भाखड़ा नांगल। कौन? और इसी पर एक डैम है नाथपा झाकरी। कौन? कौन भाई? नाथपा झाकरी परियोजना। कौन परियोजना? तो बताइए, सतलज पर याद रखेंगे, सतलज की बात करेंगे तो नाथपा झाकरी। कौन सा? तो नाथपा झाकरी जो परियोजना है वो किस नदी पर? किस पे? सतलज। किस पे? कौन सा? जबकि सतलज निकलती कहां से है? राकसताल। कहां से? कहां से? राकसताल झील तिब्बत में है। राकसताल झील कहां है? और ध्यान रखेंगे कि इसी पर एक परियोजना है भाखड़ा नांगल, लेकिन एक डैम पूछेगा तो याद रखिएगा गोविंद सागर। कौन? तो बताओ, गोविंद सागर की बात करेंगे। गोविंद सागर जो कृत्रिम झील है वो किस नदी पर है? सतलज। किस नदी पे? कौन सा? गोविंद सागर। कौन? तो गोविंद सागर किस नदी पर? किस नदी पर? कौन सा? और नाथपा झाकरी? सतलज। नाथपा झाकरी। और प्रश्न आ गया कि सतलज निकलती कहां से है? राकसताल। कहां से? कन्फर्म ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चंबल परियोजना से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ होता है? राजस्थान। किसको भाई? कौन नदी बताइए? चंबल। कौन? कौन? कन्फर्म है? आइए ध्यान देंगे, चंबल को लेकर नक्शे से समझिए हर एक सवाल। सबसे पहले बात करेंगे चंबल की, तो चंबल की उत्पत्ति होती है मऊ कैंट से। मऊ कैंट मध्य प्रदेश से कौन निकलती है? चंबल। और चंबल की बात करेंगे तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल। ये देख लीजिए, ये चंबल नदी है। कौन नदी है? चंबल। तो चंबल किसकी सहायक नदी बताइए तो? यमुना की। किसकी? ये निकलती है मऊ कैंट से। कहां से निकलती है? मऊ कैंट से निकलती है। इस पर 3 परियोजनाएं हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही इस पर एक परियोजना है और इस परियोजना का नाम है गांधी सागर। क्या नाम है बताइए तो? अब सीधा सवाल कि गांधी सागर कौन सा? गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। किस राज्य में? फिर याद रखेंगे इसी पर है राणा प्रताप सागर। कौन सा? राणा प्रताप। कौन सा? राणा प्रताप सागर की बात करेंगे, ये परियोजना राजस्थान में है। कहां पे है? कौन सा? राणा प्रताप सागर। कौन सा? राणा प्रताप सागर के बाद ध्यान रखेंगे चंबल पर एक और है जवाहर सागर। कौन सा? कौन सा? जवाहर सागर। कौन सा? और जवाहर सागर की बात करेंगे तो ये है भी राजस्थान में। कहां है? कौन सा? जवाहर सागर। कौन सा? तो जवाहर सागर की बात करेंगे तो जवाहर सागर भी किस नदी पर है? चंबल। किस नदी पे? किस नदी पे? कौन सा? कौन सा? तो जवाहर सागर और राणा प्रताप। जवाहर सागर और
ये दोनों परियोजना किस नदी पर है? चंबल। और दोनों कहां है? राजस्थान। जबकि गांधी सागर कौन? गांधी सागर की बात करेंगे तो गांधी सागर चंबल पर है, मध्य प्रदेश में। कहां? गौर करेंगे कि चंबल निकलती है मऊ कैंट से। कहां से? मऊ कैंट मध्य प्रदेश से कौन नदी निकलती है? चंबल। कौन? कन्फर्म ना? और चंबल यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? और चंबल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चंबल मालवा पठार से बहती है। किस पठार से? कौन पठार? मालवा पठार। कौन पठार भाई? तो मालवा पठार से बहती है कौन नदी बताओ? चंबल। कौन? किस पठार से? मालवा पठार। मालवा पठार मध्य प्रदेश में है। कहां है? कौन सा पठार? तो मालवा पठार से कौन नदी बहती है? चंबल। कौन सी? चलिए ऑनलाइन वाले, यूट्यूब वाले, चलिए आवाज ठीक जा रहा है? यस कमेंट करेंगे फास्ट। आवाज मेरी पहुंच रही है आप लोग के पास? यस कमेंट करेंगे यूट्यूब वाले। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। चलो भाई फास्ट कमेंट भी करते जाओ। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है प्यारे कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का कार्य क्या होता है? ताप विद्युत उत्पादन। कौन उत्पादन बताइए? ताप विद्युत उत्पादन। कौन उत्पादन? बताएंगे कि एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई। कब की गई? तो बताइए एनटीपीसी की स्थापना कब की गई? 1900 किसकी स्थापना? तो एनटीपीसी की स्थापना कब की गई? 1900 किसकी स्थापना? एनटीपीसी। एनटीपीसी का मूल उद्देश्य है ताप से बिजली उत्पादन करना। और एनटीपीसी में जो बिजली उत्पादन होता है या ताप विद्युत में जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयला से होता है। किससे होता है? किससे होता है? तो कोयला से होता है। ध्यान रखिएगा एनटीपीसी में जो बिजली का उत्पादन होता है किससे होता है? और याद रखिएगा कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 1975। 1900 किसकी स्थापना? एनटीपीसी किसकी? जबकि ध्यान रखेंगे भारत में एटॉमिक पावर प्लांट की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा एटॉमिक पावर प्लांट की स्थापना सबसे पहले 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में हुआ। कहां हुआ? ध्यान रखिएगा कि भारत सबसे ज्यादा बिजली का जो उत्पादन करता है वो ताप विद्युत है। कौन विद्युत? ताप विद्युत में बिजली का उत्पादन जो होता है वो कोयला से होता है। किससे होता है? कोयला से बिजली उत्पादन के लिए एनटीपीसी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? एनटीपीसी की स्थापना कब की गई? चलिए यूट्यूब वाले कमेंट करेंगे हमारे कमांडो। 1975। 1975 किसकी स्थापना? एनटीपीसी। जैसे बिहार के बरौनी, बिहार के कहां? बिहार के बरौनी, बिहार के मुजफ्फरपुर में याद रखेगा आपका है कांटी। कौन? भागलपुर कहलगांव, भागलपुर। यहां सभी जगह एनटीपीसी है। सभी जगह क्या है? और एनटीपीसी भारत सरकार की कंपनियां हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है बिजली उत्पादन करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो एनटीपीसी में किसका उत्पादन होता है? बिजली का। किसका? कंफर्म ना? नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। गर्मियों के दौरान मानसून की वर्षा से अधिकांश भूमिगत जल का पुनः भरण कहता है क्यों होता है भाई? तो ये तो नॉर्मल सवाल है। ये वर्षा जल के कारण। किसके कारण बताइए? किसके कारण? तो याद रखेंगे रिचार्ज जो होता है वो ध्यान रखेंगे वर्षा के जल के कारण। किसके कारण? जैसे गर्मी में अभी याद रखेंगे लेयर नीचे चला जाएगा, लेकिन वर्षा ऋतु में जब भारी बारिश होता है फ्रेश वाटर, तो वही वाटर ध्यान रखेंगे कि धरती के नीचे जाकर ध्यान रखेगा कि वो भूमिगत जल बनता है जो हम लोग नलकूप या बोरिंग के माध्यम से सिंचाई या उपयोग करते हैं। तो जितनी अच्छी वर्षा होगी
उतने अच्छे भूमिगत जल क्या होंगे, स्टोर होंगे। भूमिगत जल क्या होंगे, तो जितनी अच्छी वर्षा होगी उतने अच्छे भूमिगत जल क्या होंगे, स्टोर होंगे। ध्यान रखिएगा। आगे लिखता है कि अधिकांश भारतीय क्षेत्र अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में क्यों स्थिर है। क्यों भाई, तो ये कम वर्षा के लिए, जैसे अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र, जैसे शुष्क क्षेत्र में प्यारे राजस्थान, कौन सा, कौन सा बताइए, राजस्थान शुष्क क्षेत्र है कि नहीं है। यहाँ एक मरुस्थल है थार, जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कहां पे, कहां पे, राजस्थान। कहां पे, तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहां होती है, कहां पे, राजस्थान। क्लियर ना। जबकि अर्ध शुष्क की बात करेंगे तो अर्ध शुष्क में ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र, कौन सा, कौन सा, तेलंगाना, कौन सा, मध्य प्रदेश, कौन सा, ये सारे के सारे क्षेत्र याद रखिएगा अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं। कैसे क्षेत्र में आते हैं, जैसे जहां वर्षा क्या होगी, कम होगी, वो अर्ध शुष्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्ध शुष्क कहलाएगा। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र है भाई, कितना प्रतिशत, तो 15% क्षेत्र याद रखेंगे क्या है, सिंचित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। किस प्रकार की फसल उत्पादन के लिए शुष्क कृषि पद्धति उपयुक्त है। रागी, कौन, रागी के अलावे शुष्क जलवायु कृषि में याद रखेंगे ज्वार, कौन सा, बाजरा, कौन सा, इसके अलावे रागी, कौन सा, ये सभी के सभी मोटे अनाज हैं। कैसे अनाज हैं, मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार बाजरा और कौन, ज्वार बाजरा और, ज्वार बाजरा और, तो ज्वार बाजरा रागी कैसे अनाज है, मोटा अनाज। कैसा अनाज, कौन कौन, ज्वार बाजरा और, ज्वार बाजरा और कैसे अनाज। और ये उस क्षेत्र में होगा जहां कम वर्षा होती है या शुष्क मौसम होता है। भारत कहता है, भारत कृषि उत्पादन के निर्यात में किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है, बताइए किसके बाद। भारत कृषि उत्पाद में निर्यात में किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है भाई, अमेरिका के बाद। किसके बाद, और पहले नंबर पर कौन है। जब ध्यान रखिएगा, भारत लगभग चीज, जैसे चावल, क्या चीज भाई, चावल के बाद गेहूं, क्या चीज, ये दो प्रमुख खाद्यान्न का निर्यातक देश भी है। कौन, भारत। कौन, भारत लगभग ध्यान रखेंगे 10 से 15 गल्फ कंट्री, खाड़ी देशों को चावल का निर्यात करता है। किसका निर्यात करता है, तो 15 खाड़ी देशों को, खाड़ी देशों का क्या निर्यात करता है, चावल। कौन करता है, भारत। कौन, कौन, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है, कौन, कौन, और खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर है, खास करके चावल और गेहूं। चावल और क्या, चावल और, तो चावल और गेहूं उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है और विदेश को भी ये क्या करता है, निर्यात करता है। कहता है कि कृषि का आंतरिक एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है भाई। कहता है कृषि के आंतरिक एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है, क्योंकि ये अधिक उत्पादन के कारण। किसके कारण भाई, तो अधिक उत्पादन के कारण। कि क्या उत्पादन के कारण, तो अधिक उत्पादन के कारण। ध्यान रखिएगा, अधिक उत्पादन के कारण, अधिक उत्पादन के कारण ध्यान रखिएगा कि हम कृषि का क्या करते हैं, निर्यात भी करते हैं और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसका व्यापार भी करते हैं। चलिए, कहता है कि कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। उद्योग के लिए क्या प्राप्त करना, कच्चे माल। जैसे ध्यान रखिएगा
जैसे उद्योग के लिए कच्चे माल में सबसे महत्वपूर्ण है कपास। कौन भाई? कौन? कपास से ही कौन सा उद्योग डेवलप होता है बताइए? वस्त्र उद्योग। कौन उद्योग? कपास के बाद याद रखेंगे जूट। कौन भाई? जूट भी याद रखेंगे, उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है कि नहीं करवाता? जूट के बाद याद रखेंगे गन्ना। कौन सा? गन्ना के बाद याद रखेंगे तंबाकू। कौन सा? कौन सा? तंबाकू के बाद चाय। कौन सा? बताइए। सभी कृषि पर आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है कि नहीं करवाता? करवाता है। तो याद रखेंगे कपास, क्या चीज? जूट, क्या? गन्ना, तंबाकू, चाय। पहला कौन? कपास के बाद जूट के बाद गन्ना, तंबाकू, चाय। ये सभी ध्यान रखिएगा कि कृषि पर आधारित है और सभी का सभी ध्यान रखिएगा कि ये उद्योग के लिए कच्चे माल उपलब्ध करवाता है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। कौन है? तो बताइए भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन? कौन उद्योग? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन भाई? सूती वस्त्र। कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन? 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 तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन? सूती वस्त्र। कौन सा? जो याद रखेंगे कच्चे माल पर आधारित है। किस पर आधारित है? कच्चे माल पर आधारित है। चलिए, कृषि द्वारा देश का कितना प्रतिशत आय प्राप्त होता है? कितने प्रतिशत भाई? 24%। कितने प्रतिशत लगभग? तो 24% याद रखेंगे लाभ है। कितना प्रतिशत लाभ बताइए? कितना प्रतिशत? 24%। कितना प्रतिशत? तो याद रखेंगे भारतीय उद्योग में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किस फसल का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक होता है? किसका भाई? दाल का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश कौन है? कौन? कौन? तो दलहन का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश कौन भाई? भारत। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। नहीं है? अच्छा, हम बात करते हैं। चलिए, ऑनलाइन वाले कमांडो, टेंशन नहीं लेना है जब तक हम खड़ा हैं, है ना? क्वेश्चन गया है, हम यही हैं, है ना? इस लेकर आप तत्काल सूचना दे दीजिए मंत्रालय को, है ना? कि जो है तब तक हम इधर लड़के को बताएंगे। चलिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्वेश्चन, है ना? तब तक लगा देगा आज कम से कम। तब तक टाइम 10 मिनट है तो कुछ तो पढ़ाएंगे, है ना? जो काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पर ही आधारित होगा। हाँ, अच्छा ठीक है। वो वैसे नहीं होगा, क्वेश्चन होगा। चलिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पुनः सदन शांत कीजिए। ध्यान देंगे आप लोग जहां से सवाल पूछे जाएंगे। भारत की झील, ध्यान दीजिएगा। भारत के झील में सबसे पहला झील चिल्का।
नाम सुने ना, चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ है? और ये प्यारे है चिल्का झील उड़ीसा में बताए जाएंगे कि ये लैगून झील के उदाहरण है। कैसे झील का? तो बताइए चिल्का झील का संबंध कहां से है? उड़ीसा। कहां से? और ये कैसे झील का उदाहरण है? लैगून। कैसे झील? तो चिल्का झील है कहां पे? उड़ीसा। कहां पे? कहां पे? कहां पे? कौन झील? चिल्का। कौन? अब बाद में 10 मिनट है तो एक चैप्टर खत्म कर देंगे, कल से लगा कर देना। चिल्का कौन सा? चिल्का कहां पड़ता है? उड़ीसा। जो एक लैगून वो खारे पानी की झील है। लैगून वो, तो लैगून वो खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन भारत की झील बताओ? चिल्का। कौन? चिल्का के बाद याद रखिएगा राजस्थान में है सांभर। कौन? नाम सुने होंगे। कौन झील? सांभर झील है राजस्थान में। कहां पे? कौन झील? तो सांभर की बात करेंगे। सांभर कहां है भाई? राजस्थान। कहां पे? कौन सा? तो सांभर झील कहां पड़ता है? राजस्थान। कहां पे? कौन सा? सांभर। कौन सा? सांभर के बाद ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में एक झील है लोनार। कौन सा? लोनार झील कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। कहां पे? कौन सा? लोनार। कौन सा? लोनार के बाद आइए केरल। कहां पे? नाम सुने ना, पेरियार। केरल में है पेरियार। कौन सा? कौन सा? पेरियार के बाद है अष्टमुदी। कौन सा? कौन सा? और बेम्बानाथ। कौन सा? कौन सा? तो पेरियार। कौन सा? अष्टमुदी, बेम्बानाथ। पेरियार, अष्टमुदी, बेम्बानाथ। कहां पे? कहां पे? तो केरल में पहला कौन? पेरियार। कौन? पेरियार के बाद अष्टमुदी के बाद बेम्बानाथ, है ना। ये तीनों झील केरल में है। तीनों झील कहां है? केरल। तीनों कहां पे? जबकि आएंगे आप सीधा ध्यान रखिएगा एक झील है जिसका नाम है पुलिकट। कौन सा? नाम सुने होंगे। कौन सा? पुलिकट झील की बात करेंगे। ये आंध्र प्रदेश। कौन सा? और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और, तो बताओ भाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कौन? पुलिकट। कौन? क्या बोल रहा है? ओ सॉरी, ठीक। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, राइट, ठीक। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और कौन? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन? पुलिकट। कौन सा? जबकि एक झील है कोलेरू। कौन सा? कौन सा? कोलेरू की बात करेंगे आंध्र प्रदेश। कोलेरू कहां? तो कोलेरू झील कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कहां पड़ता है? कौन झील? तो कोलेरू झील का संबंध कहां से? कहां से? कहां से? कौन झील? कोलेरू। कौन सा? तो कोलेरू झील का संबंध कहां से? आंध्र प्रदेश। कहां से? कौन सा? कोलेरू। कौन सा? जबकि सबको पता है जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है? बूलर। कौन? और बूलर झील कहां है भाई? जम्मू कश्मीर। कहां पे? कौन सा? तो बूलर झील का संबंध कहां से? कहां से? कौन सा? बूलर। कौन सा? तो बूलर झील का संबंध कहां से? जम्मू कश्मीर। कहां से? कौन सा? कौन? तो बूलर झील का संबंध कहां से भाई? कहां से? कौन सा? कौन? कंफर्म ना। बूलर के बाद याद रखिएगा आइए लद्दाख। कहां पे? लद्दाख में सबसे महत्वपूर्ण झील याद रखिएगा
लद्दाख में सबसे महत्वपूर्ण झील है पेंगोंग। कौन सा? पेंगोंग झील की बात करेंगे, कहां है भाई? लद्दाख। कहां पे? कौन सा? तो पेंगोंग झील का संबंध कहां से है? लद्दाख। कहां से? जबकि रूपकुंड, कौन सा? रूपकुंड। कौन सा? रूपकुंड झील की बात करेंगे तो रूपकुंड झील है उत्तराखंड। कहां पे? कहां पे? कौन सा? तो रूपकुंड झील का संबंध कहां से है? कहां से? कौन सा? तो रूपकुंड झील की बात करेंगे कहां? उत्तराखंड। कहां? कौन सा? रूपकुंड। कौन सा? तो रूपकुंड झील की बात करेंगे तो कहां है भाई? उत्तराखंड। जबकि एक याद रखिएगा, लोकटक। कौन सा? लोकटक। कौन सा? लोकटक झील है मणिपुर में। कहां पे? तो बताइए मणिपुर में कौन झील है भाई? लोकटक। कौन सा? तो लोकटक झील का संबंध कहां से है? मणिपुर। कहां से? कौन सा? लोकटक। कौन सा? जबकि ध्यान रखेंगे राजस्थान में सांभर के बाद एक झील है डिंडवाना। कौन सा? कौन सा? डिंडवाना। कौन सा? तो बताओ सांभर और डिंडवाना कहां पड़ता है? राजस्थान। कहां पे? कौन कौन? सांभर और, तो सांभर और डिंडवाना की बात करेंगे कहां से? कहां से? कौन कौन? सांभर और, तो पहला है सांभर। कौन? डिंडवाना। कौन? कहां पे? फिर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील कहां है? जम्मू कश्मीर। कहां भाई? जम्मू कश्मीर में एक और झील है डल झील। कौन? तो बताओ डल और वुलर कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। पेंगोंग झील। कौन? पेंगोंग कहां पड़ता है? लद्दाख। कहां पे? कौन सा? तो पेंगोंग का संबंध कहां से? लद्दाख। कहां से? जबकि रूपकुंड, कौन सा? रूपकुंड झील कहां? उत्तराखंड। कहां? कौन सा? रूपकुंड। कौन सा? जबकि भारत की सबसे बड़ी झील कौन? चिल्का। कौन? और चिल्का कहां है? और यह एक लैगून, वो खारे पानी की झील है, लैगून या। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? जो कैसा पानी है? खारे पानी। कैसा पानी? और कैसा उदाहरण है? लैगून। कैसा? जबकि कोलेरू झील, कौन सा? कोलेरू कहां है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू कहां है? तो कोलेरू झील का संबंध कहां से भाई? आंध्र प्रदेश। कोलेरू कहां? और एक है पुलिकट। कौन? पुलिकट कहां है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश और, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन है? पुलिकट। कौन? तो पुलिकट कितने की सीमा पर है? तो कितने? कौन कौन? आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश और, कन्फर्म ना? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन भाई? पुलिकट। कौन? तो पुलिकट याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जबकि लोकटक की बात करेंगे, लोकटक कहां है? मणिपुर। जबकि बिहार, कौन सा? बिहार में एक झील है कांवर झील। कौन? बेगूसराय। कहां पे? तो बताइए कांवर झील का संबंध कहां से है? बेगूसराय। कहां से? कौन झील? कांवर झील। कौन झील? तो कांवर झील का संबंध कहां से भाई? कहां से? कौन झील? कांवर। कौन सा? तो कांवर झील का संबंध कहां से है? बेगूसराय। कहां से? कौन झील? कांवर। और सांभर कहां है? राजस्थान। सांभर कहां है? अल्मोनार कहां है? महाराष्ट्र। और वुलर कहां है? तो भारत की पूछेगा सबसे बड़ा मीठा पानी का कौन है? और भारत की खारे पानी का? चिल्का। कौन? कभी कभी पूछ देता है आंतरिक खारे पानी की झील कौन है?
खारे पानी पूछे तो कौन? चिल्का। और आंतरिक खारे पानी की झील सांभर। कौन? क्लियर ना? और पेरियार और बेम्बानाथ कहां पड़ता है? कहां पे? कौन कौन? पेरियार और बेम्बानाथ। पेरियार और, तो पेरियार और बेम्बानाथ की बात करेंगे, कहां है भाई? कंफर्म ना? तो ये झील से रिलेटेड आपको बताए गए, ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए, नेक्स्ट आपका पॉलिटी होगा।
हेलो हेलो। कल तो आप लोगों का समाप्त हो चुका था और आप लोगों ने कहा कि कुछ क्वेश्चन जो शुरू में था 1 से लेकर के 22 तक था ना, 1 से लेकर के 22 तक था। एक बार उसको भी देख लिया जाए। कमेंट बड़ा करो। ऑनलाइन वाले को छोड़ दें, ऐसे कैसे छोड़ दें? चलिए स्टार्ट करें क्या? आंसर तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। सर करवा दिए थे ना आंसर। तो पानी सही नहीं था रे। हाँ, अभी हम पी लेते हो। चलिए, पहला कि लोकतांत्रिक शासन में शक्ति के केंद्र बिंदु क्या होते हैं? सामाजिक समानता। और सिंगल एगो सामाजिक समानता नहीं कह सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। एससीईआरटी में सामाजिक समानता दिया हुआ है, तो चलिए सामाजिक समानता हम लोग बोल देते हैं। लेकिन लोकतंत्र में हर एक पहलू को देखा जाता है, चाहे वो स्वतंत्रता का बात हो, चाहे वो समानता का बात हो, चाहे वो न्याय का बात हो। और जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते भी हैं तो प्रस्तावना में 3 तत्व को दिखाया गया है। और 3 तत्व जो दिखाया गया है, एक समानता को दिखाया गया है। और समानता कितने प्रकार का? अरे नहीं, जो न्यायिक समानता का बात कर रहे थे, न्याय कितना प्रकार का दिखाया गया है? 3 प्रकार का। सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। दूसरा तत्व स्वतंत्रता को बताया गया है। और स्वतंत्रता 5 प्रकार का बताया है ना। स्वतंत्रता कितना? 5। और जो समानता है वो 2 को दिखाया है, एगो प्रतिष्ठा को और दूसरा अवसर को दिखाया गया है। तो एक अच्छे लोकतांत्रिक में बहुत सारे पहलू होती है, और हर पहलू, जैसे गणराज्य भी एक पहलू है। अब इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि जहां गणराज्य नहीं है वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, वो भी एक लोकतांत्रिक देश है। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन को गणराज्य कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। ब्रिटेन तो गणराज्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि ब्रिटेन में लोकतंत्र नहीं है। अरे ब्रिटेन के लोगों को भी अधिकार है ना, वहां के भी लोगों को बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, अपने बातों को रखने का अधिकार है, विचार को रख सकता, अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन गणराज्य रहेगा तो और अच्छा है। और गणराज्य हम बोले थे कि जब देश का प्रमुख जो होता है, तो जब देश का प्रमुख निर्वाचित हो तो उस देश में हम लोग रिपब्लिक शब्द यूज करते हैं, यानी गणराज्य शब्द यूज करते हैं। भारत को रिपब्लिक कहिएगा कि नहीं कहिएगा? कहिएगा। तो एक लोकतंत्र, एक अच्छा लोकतंत्र का बहुत सारा बिंदु हो सकता है बढ़िया लोकतंत्र का। हालांकि इसमें सामाजिक समानता को दर्शाया गया है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग जो है वो कौन सा भाषा? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी है ना ब्रुसेल्स। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। और वहां पे 80% लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 20% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। लेकिन जब आपसे पूरा बेल्जियम पूछा जाएगा तो पूरा बेल्जियम में मात्र 60% लोग जो है वो तुम्हारा फ्रेंच भाषा बोलता है, और 40% में तुम्हारा डच और दिस दैट लनफन देवानंद आता है।
तो ये जो पूरा बेल्जियम 60%, लेकिन चूंकि यहाँ पे बेल्जियम की राजधानी पूछ दी है, क्या नाम है उसका, ब्रुसेल्स। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है वो कौन सा भाषा बोली जाती है, फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और कितना प्रतिशत तुम्हारा, 80%। कितना तुम्हारा, 80%। तीसरा क्वेश्चन, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन कैसे होता है। तो इसमें जो दिया गया है वो क्षेत्रीय आधार पर और सामाजिक आधार पर, दोनों स्तर पर। देखिए, भाषा के आधार पे भी श्रीलंका में है, धर्म के आधार पे भी श्रीलंका में है, और यही कारण बना कि श्रीलंका का गृह युद्ध स्टार्ट हुआ। एगो संगठन का नाम सुने होंगे आप लोग, लिट्टे का नाम सुने, लिट्टे का। लिट्टे एक संगठन है जो 1970 के अप्रोक्स में बना था। एक मेन कारण क्या था, बनने का मेन कारण क्या, जब श्रीलंका को देखिएगा तो श्रीलंका भारत के दक्षिण, यहाँ ना श्रीलंका, और जो उत्तरी श्रीलंका देखिएगा, जब उत्तरी श्रीलंका देखिएगा, उत्तरी श्रीलंका में अधिकतर जो लोग हैं वो तमिल क्षेत्र हैं, यानी तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। और जो दक्षिणी श्रीलंका देखिएगा, वहां श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है सिंगली भाषा। कौन सा भाषा, सिंगली, लिख लीजिएगा। श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो सिंगली। पूछेगा श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म का लोग रहता है, बौद्ध धर्म। सबसे ज्यादा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। ये जो तमिल वाला क्षेत्र देखते हैं, ये जो ऊपर वाला, और इसकी शुरुआत हो जाती है, कहा जाता है कि जिस समय भारत में चोल वंश था, चोल वंश का नाम सुने हैं, दक्षिण भारत में चोल वंश था। विजयालय को कहा जाता है संस्थापक था तुम्हारा चोल वंश का। और जो चोल वंश का दो महान शासक हुआ, एक का नाम राजेंद्र प्रथम और एक राजराज प्रथम, और दोनों जो है कहा जाता है कि श्रीलंका को भाई साहब बढ़िया से रौंदा था दोनों। और उत्तरी श्रीलंका का नाम रखा गया था अनुराधापुर। और कहा जाता है कि उसी समय से जो तमिल लोग थे, जो तमिलनाडु वाले क्षेत्र के भारत के, उन लोगों का वहां पे बसेरा रहने लगा, यानी उत्तरी श्रीलंका में। तो जब आधुनिक इतिहास पढ़िएगा तो उत्तरी श्रीलंका में जो है वो तमिल लोग ज्यादा रहते थे, और दक्षिणी श्रीलंका में जो ओरिजिनल श्रीलंकाई है, जो सिंगली भाषा बोलते हैं, वो लोग रहते थे। तो तमिल वाला जो क्षेत्र है, उन लोगों को लगता था कि श्रीलंका की सरकार जो है वो तमिल भाषाई लोगों के लिए कुछ बढ़िया काम नहीं करती है। और तमिल वाले लोगों का कहना था कि हम लोग को एक तमिल राज्य अलग से बना दिया जाए श्रीलंका में, जो कि ना ही श्रीलंका की सरकार चाहती थी ऐसा हो, और ना ही जो सिंगली भाषी जो लोग थे, जो सिंगली भाषा बोलते थे, वो लोग भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। और कहा जाता है कि इसीलिए 1970 के दशक में लिट्टे का गठन करवाया जाता है श्रीलंका के सरकार के विरोध करने के लिए। और यह गृह युद्ध जो है बेसिकली 1983 से स्टार्ट होता है। और इसी समय कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, राजीव गांधी। राजीव गांधी ने इसमें हस्तक्षेप भी किए। राजीव गांधी ऐसा व्यक्ति, उस समय आर जयवर्धने नाम का श्रीलंका का राष्ट्रपति हुआ करता था। और कहा जाता है कि 1987 में एक शांति समझौता भी हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में, इसी गृह युद्ध को समाप्त करवाने के लिए। क्योंकि जयवर्धने साहब का कहना था कि राजीव गांधी को कहा कि यदि आप कहते हैं तमिल भाषी लोगों को कि भाई साहब ऐसा है कि इस गृह युद्ध को समाप्त करे, तो बाद में राजीव गांधी ने कहा कि ठीक है। और राजीव गांधी ने भारतीय सेना को शांति सेना का गठन करके जो है तुम्हारा
श्रीलंका भेजे भी थे तुम्हारा। तो 1987 में ये हुआ था, और 1988 में कहा जाता है कि मालदीव का नाम सुने हैं, मालदीव में भी कुछ हुआ था। वहां कहा जाता है कि तख्ता पलट हुआ था, और तख्ता पलट को रोकवाने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो राजीव गांधी का हाथ था। और राजीव गांधी अपने जमाने में सही बढ़िया काम किए तुम्हारा। लेकिन जब शांति सेना, कहा जाता है कि 1988 तक भारतीय सेना जो शांति सेना के रूप में श्रीलंका गया, ये तमिल भाषाई लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वही लोग का मांग था कि एक तमिल राज्य अलग से बनाया जाए श्रीलंका में। तो उन लोगों को लगा कि राजीव गांधी जो है वो बिना फालतू का इंटरफेयर कर रहा है। और बाद में कहा जाता है कि यहीं से प्रभाकरन नाम का एक व्यक्ति था जो लिट्टे को संभाला करता था उस समय, और कहा जाता है कि पर्सनली दुश्मनी हो गया था उसको राजीव गांधी से। और यही कारण है कि 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1991 में। और तमिलनाडु ही गए थे चुनाव प्रचार प्रसार में, और एगो महिला आई, और महिला भी लिट्टे का ही सदस्य थी। और वही महिला जो है, कहा जाता है कि जहां पे चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा था तो पहले माला पहनाती है, और फिर पैर छूने के बहाने वो नीचे झुकती है, और उसके बाद कहा जाता है करीब करीब 700 किलो आरडीएक्स अपने कमर में बांध करके रखी थी। और भाई साहब वो सारा आरडीएक्स जो है तुम्हारा विस्फोट, और विस्फोट तो ऐसा हुआ कि राजीव गांधी तो मरे ही मरे, और उसके साथ साथ करीब करीब 14 आदमी की और मृत्यु होती है। तो राजीव गांधी की जो मृत्यु करवाई गई थी वो लिट्टे के संगठन के द्वारा ही करवाया गया था। और ओकर मेन कारण जो है तुम्हारा, वहां जो गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था श्रीलंका में, और उसमें राजीव गांधी का इंटरफियर करना, ये चीज लिट्टे को या तमिल भाषाई लोगों को पसंद नहीं आया, और यही कारण बना कि उनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु होने के बाद भी श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त नहीं हुआ। श्रीलंका का गृह युद्ध कहा जाता है कि 2009 में समाप्त हुआ, लिख लीजिएगा कुछ। तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था, गृह युद्ध समाप्त हुआ था वो 2009 में समाप्त हुआ था। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि श्रीलंका में गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए, श्रीलंका में गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए, श्रीलंका में गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए 1987 में 1987 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने, जे.आर. जयवर्धने और जे.आर. जयवर्धने, महिला जयवर्धने का नाम सुने हैं? क्रिकेट उर्कुट जो खेल रहा, तो जयवर्धने उधर मिलेगा देखने को। तो जे.आर. जयवर्धने और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के, और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ शांति समझौता किया गया था। राजीव गांधी के साथ शांति समझौता किया गया था। शांति समझौता किया गया था। राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1991 में। और किसके द्वारा? तो लिट्टे संगठन के द्वारा। लिखे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, उसको कहते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम।
जिसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या महिला कहा जाता है कि भाई साहब यहीं की थी, लेकिन वो लिट्टे की एक सदस्य थी। देखो कोई भी संगठन होता है, खास करके उग्रवादी संगठन हो या आतंकवादी संगठन हो, उसका सदस्य आपको एक ही जगह देखने को नहीं मिलेगा, बहुत जगह देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में यदि कोई आतंकवादी संगठन है तो उस संगठन का आदमी भारत आया तब न जाकर के अटैक हुआ? अभी हाल ही फिलहाल में पकड़ाया गया है ना, एगो आदमी को पकड़ के लाया है ना। किस मामला में पकड़ के लाया? 26/11 वाला मामला जो हुआ था। तो आप कोई भी संगठन का कोई भी व्यक्ति एक जगह रह करके काम नहीं करता है, वो एज लाइक होता है स्पाई एजेंसी। जैसे विभिन्न विभिन्न देशों के स्पाई एजेंसी है, तो भाई साहब जैसे भारत के स्पाई एजेंसी को रॉ कहते हैं, तो भाई साहब भारत के स्पाई एजेंसी का क्या लगता है कि भारत के स्पाई एजेंसी का आदमी भारत में रहता होगा? दुनिया के हर एक कदम जहां पे भी आप सोचिएगा, सबसे खतरनाक कहा जाता है इजराइल का मोसाद ना, भाई साहब उसके बारे में कहा जाता है कि तुम्हारे सामने बैठल होगा और तुम नहीं पहचान पाएगा। तो सबसे खतरनाक तो सेम एज लाइक एक टेररिज्म जो ग्रुप होता है, जो एक आतंकवादी समूह होता है, वो सबका भी वही होता है। तो महिला भी जो बम अपने साथ आरडीएक्स लेके आई थी, वो महिला भी लिट्टे का ही सदस्य थी। आगे बढ़े। ये तो अभी तुरंत हुआ था ना। कितने प्रतिशत डच बोलते हैं ब्रुसेल्स में? 20%। 80% फ्रेंच ना, 80% तुम्हारा फ्रेंच बोलते हैं और 20% क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। ठीक है। पचमा देखिए, कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में, किसमें तुम्हारा? अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता ना। कौन सा अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद जो 19 देखिएगा, हालांकि जब हम ओरिजिनल संविधान का बात करते हैं, तो जब आप लोग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का बात करिए, यानी मूल संविधान का बात करिए, तो मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थी वो कितनी थी तुम्हारा? 7 थी। लेकिन वर्तमान में कितना है? 6। एक ठो को हटा दिया ना। किसको हटाया? संपत्ति को ना। कब हटाया? 44वां संविधान संशोधन 1978, और संपत्ति के लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था ना। कौन सा? आर्टिकल 300A जोड़ा गया था। और जो पहला 6 गो अधिकार है, पहला समता था ना। पहला क्या था? समता। दूसरा क्या था? स्वतंत्रता ना। तीसरा क्या था? शोषण के विरुद्ध ना, शोषण के विरुद्ध। और चौथा कौन था? धर्म ना। चौथा धर्म। पांचवा संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा। और छठा संवैधानिक उपचार ना, संवैधानिक उपचार। छठा है तुम्हारा संवैधानिक उपचार। और समता पूछेगा कितना से कितना, तो क्या बोलिएगा? 14 से 18 ना। स्वतंत्रता 19 से, यही क्वेश्चन था ना अभी। शोषण के विरुद्ध 23 और धर्म बोलेगा तो 25 से 28 ना। और संस्कृति और शिक्षा 29 और 31 हटा दिया गया ना, तो बच्चा 32 ना। और फिर अनुच्छेद 19 में भी 6 गो है ना। अनुच्छेद 19 में कै गो है? अनुच्छेद 19 में, और अनुच्छेद 19 में जब आपसे बोलेगा कि 6 गो है, तो पहला था क्या? बोलने का। पहला क्या था? बोलने का। दूसरा क्या था? सम्मेलन का। तीसरा क्या था? समिति का। चौथा आना जाना। पांचवा बस जाना। छठा व्यापार करना तुम्हारा।
तो स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 जो है, अच्छा यदि आपसे पूछेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता, हाँ प्रेस की स्वतंत्रता किस में आएगा? 19 में ना आएगा? हाँ चलिए ठीक है। विदेश घूमने की स्वतंत्रता, तब स्वतंत्रता 19 में दे देगा, तो चला दिक्कत ना है हो। विदेश घूमना 21 ना है, बतेबो किए थे रे अपन मन पसंद ब्याह करेगा, विदेश घूमने जाएगा, सब 21 में है। मेनका गांधी केस आया था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विदेश यात्रा करना जो है अनुच्छेद 21 के तहत उसका मौलिक अधिकार है। फंस जाता है यार तुम लोग, बताओ। आगे बढ़े, अब ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि संविधान निषेध के अनुच्छेद 15 के तहत, संविधान निषेध, लगता है गलत टाइप कर दिया होगा। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत किन आधारों पर भेदभाव का निषेध किया गया है? कितने आधार पर? 1 2 3 4 दिया रे, 5 ना है, कई गो है? 5। पहला बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवो है? नहीं समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? लिंग आधार पर ना लिख लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए। अच्छा एक बात और ध्यान समझना, अनुच्छेद 15 जब कहता है तो वहां जब अनुच्छेद 15 को पढ़िएगा जब संविधान को, तो इसमें एगो शब्द लिखा हुआ है केवल। ये केवल चला बहुत भारी भरकम शब्द है, मगर बात को समझिएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य केवल धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन केवल एक मतलब और किसी आधार पे भेदभाव कर सकता है। यहाँ केवल का मतलब यही हुआ, ये जो केवल शब्द जुड़ा हुआ है, केवल 5 आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, और आधार पे आपके साथ भेदभाव हो सकता है। और उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो मारेगा सुप्रीम कोर्ट, बोलेगा अनुच्छेद 15 पढ़ा लेकिन पूरा नहीं पढ़ा, उसमें केवल लिखा हुआ है। तो केवल 5 आधार पे तो नहीं करेगा, लेकिन बाद बाकी आधार पे कर सकता है, क्योंकि संविधान में केवल शब्द जो है यूज किया गया है। इसीलिए देखिएगा, एगो आप लोग यदि इंग्लिश थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो एगो शैल और एगो विल होता है ना। संविधान में आपको विल शब्द कहीं नहीं मिलेगा, शैल शब्द मिलेगा। और जहां पे शैल शब्द मिलेगा मतलब जरूर, शैल शब्द जो यूज किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, वो यूज किया जाता है कि नहीं यू हैव टू डू दिस, तुमको करना ही पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं है। विल यदि यूज रहता तब दिक्कत हो जाता। और भाषा जब भाषा के आधार पे लड़ाई हो रहा था, तो याद करिए टीटी कृष्णमाचारी याद आ रहा है, जो संविधान सभा में भाषा को लेकर के लड़े थे, और उन्होंने ये भी बात कहा था कि आप विल मत लिखिए, शैल का यूज करिए, और शैल यूज करिए तब तो आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए संविधान में आपको विल शब्द नहीं मिलेगा, शैल शब्द मिलेगा। तो संविधान के एक एक शब्द का बहुत ज्यादा वैल्यू है, और हम लोग बस लुसेंट में अनुच्छेद पढ़ लेते हैं कि ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है। लेकिन संविधान में यदि का और की भी लिखा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकल रहा है। जैसे अभी हम केवल का अर्थ समझा दिए ना, कि केवल मतलब यही 5 आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा।
बाद बाकी आधार पे आपके साथ भेदभाव हो सकता है। समझ आ रहा है? अब आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया का धावक कौन था? पीटर नॉर्मन। ओलंपिक का बात है ये, ठीक है। भारत में सामाजिक विभाजन के क्या क्या आधार हैं? इसमें क्या है? भाषा है, संस्कृति है, धर्म है, जाति है और लिंग है। और देखिए एगो शब्द और जोड़ दिया, आदि, मतलब और भी हो सकता है। समझ आ रहा है? अब भारत में सही में, भारत विविधता में एकता वाली देश है। भारत में खूब सारा डाइवर्सिटी मिलेगा। और देखिए डाइवर्सिटी का कारण सामाजिक कारण तो होता ही है, धार्मिक कारण भी होगा और एगो और कारण भी हो सकता है। एगो कारण क्लाइमेट कारण भी होता है दोस्त, जलवायु का भी कारण होता है एगो। यदि विविधता आपको दिख रहा है तो उसका मेन कारण एगो जलवायु भी हो सकता है। ज्योग्राफी वाले सर, इनकाउंटर सर पढ़ाए होंगे। जैसे साउथ इंडिया में देखिए आप लोग, साउथ इंडिया में देखिएगा कि वहां व्हाइट कपड़ा ज्यादा पहनता है लोग। व्हाइट कपड़ा ज्यादा पहनता है कि नहीं पहनता है? आखिर क्या, क्यों पहनता है व्हाइट कपड़ा? क्लाइमेट के कारण। सारा का सारा खेल जो होता है चला, वो क्लाइमेट के कारण हो सकता है। अब देखिए कैसे, जैसे हम बोले कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच कितना डिग्री? 0 डिग्री। और इसको कौन सा रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा? भू का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी। अब मध्य का मतलब बीचों बीच, तो ये भूमध्य रेखा हुआ। और इधर तुम्हारा नॉर्थ वाला ना, और इधर तुम्हारा साउथ वाला, यानी इसको नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी का घनत्व ज्यादा या सन का घनत्व ज्यादा? हमारी बात को समझना। यानी पृथ्वी का, फिजिक्स को पढ़ा देते, रुक जाओ। पृथ्वी का घनत्व ज्यादा होता है या सूरज का घनत्व ज्यादा होगा? पृथ्वी का। हम तो कहते हैं मर जाओ। हम बोले कि ये है, पानी का गिलास देख रहे हैं। अब पानी के गिलास में मान लीजिए कि हम तेल डालें, सरसों का तेल डालें या कोई तेल डालें, तो तेल देखिएगा कि पानी के ऊपरे रह जाता है। पानी नीचे नीचे आता है क्या? नहीं आता है। इसका मतलब तेल का डेंसिटी ज्यादा या पानी का डेंसिटी ज्यादा? पानी का ना। और जिस वस्तु का डेंसिटी ज्यादा उसी वस्तु का ना गुरुत्वाकर्षण ज्यादा। अरे हम क्या बोल रहे हैं कि जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा। तो घनत्व पानी का ज्यादा था, इसीलिए पानी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा। अब पानी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा रहा तब ना तेल ऊपरे रह गया तुम्हारा। यदि तेल का घनत्व ज्यादा होता तो तेल का गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा, और तेल का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता तो तेल नीचे रहता ना तुम्हारा। हमारी बात समझ आ रहा है? तो भाई साहब तुमने बोला कि पृथ्वी का घनत्व ज्यादा, जो भी बोल रहा है ओकरा हम समझा रहे हैं। तो पृथ्वी का यदि घनत्व ज्यादा होता तो चला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा, तब तो पृथ्वी सूरज को अपने तरफ खींच लेता। अरे जे ज्यादा सुंदर वो ज्यादा ना आकर्षित रहे। हमार समझ आ रहा है हमार बात? भाई साहब मान लो कि तुम रोड पे गए शाम में, शाम में रोड पे गए, कोई दिल पे नहीं लेगा हमार बात को, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि रोड पे गए, कोई सुंदर महिला दिखे आपको, आप उसके पीछे या वो आपके पीछे? मतलब समझिए, सेम थ्योरी यहां पे बैठता है। सन का जो है तुम्हारा डेंसिटी ज्यादा होता है, फिगर पे मत जाना, फिगर से तो लगेगा एक रे ज्यादा लग रहा है। इसका डेंसिटी ज्यादा होता है तो इसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा, और इसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा तो चला सूरज पृथ्वी को खींचेगा या पृथ्वी सूरज को खींचेगा? सूरज पृथ्वी को खींचेगा ना, तब ना पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है।
भाई साहब यदि एकर रहता तब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता तुम्हारा, और ये इसके चारों ओर घूम रहा है। और ध्यान से समझिएगा, ये 23.5 डिग्री, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री, उत्तर या दक्षिण? उत्तर। और ये भी 23.5 डिग्री ना, और ये क्या बोलिएगा? दक्षिण ना। और सन जो रहता है, सन जो आपको दिखाई देगा वो इतने दूर दिखाई देगा, इतने दूर दिखाई देगा। सन इससे ऊपर नहीं जाता और सन इससे नीचे नहीं जाता है। इसका मतलब सन इतने दूर रहेगा। और जहां पे सन सीधे रहा वहां तापमान ज्यादा या कम? ज्यादा ना। अब इससे ऊपर तो नहीं जा रहा है और इससे नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब सन का लाइट इधर तिरछा जाएगा ना। और सन का लाइट जब तिरछा जाएगा तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? कम रहेगा ना। टेम्परेचर इधर भी कम और इधर भी क्या होगा? कम होगा। और टेम्परेचर कम तो चला देखो, जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां करिया करिया लोग मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है हो, पूरा करिया करिया मिलेगा। जैसे भारत को देख लीजिए ना, भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा नाम, 8 राज्य से। और इधर देखिए, इधर आपको पूरा चाहे केरल ले लो, तमिलनाडु, हर जगह तुमको काला काला आदमी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इससे ऊपर झारखंड रांची से गुजरती है। और जैसे देखो बिहार आ जाओ, यहाँ के लोगों का कलर अच्छा होता है, थोड़ा बहुत येलो टोन रहेगा। और भाई साहब जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर ज्यादा में जा रहा है या कम में जा रहा है? कम में जा रहा है। यहाँ तुमको अब देखो गोरा गोरा देखने को मिलेगा। उत्तराखंड चल जाइए, हिमाचल प्रदेश चल जाइए, जम्मू कश्मीर चल जाइए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सब होगा तुम्हारा। भाई साहब चीन को देख लो, चीन ऊपरे न है, करिया मिलता है गोरका मिलता है ना हो। तो मतलब सारा जो गेम करवाया जा रहा है वो इस पगला के द्वारा करवाया जा रहा है। और इधर देखिए, यहाँ पे अब क्लाइमेट आपका बदल देगा, आपका रहन सहन बदल देगा, संस्कृति बदल देगा। और जहां तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वहां लोग ब्लैक कपड़ा पहनेगा या व्हाइट कपड़ा पहनेगा? व्हाइट। समझ आ रहा है? इसीलिए इधर आपको व्हाइट वाले ज्यादा लोग मिलेंगे कपड़ा देखने के लिए। महिला लोग को देखिए, या जो महिला लोग नाम सुने, गजरा का नाम सुने, गजरा तो महिला लोग बाल में लगाती है ना। उत्तर भारत में आपको नहीं देखने को मिलेगा, किधर मिलेगा? दक्षिण भारत में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? भाई साहब मेन कारण सारा का सारा क्लाइमेट है। तो एगो विविधता आपको भारत में नहीं दिखाई देगा। भारत में विविधता का कारण एको जलवायु भी है। भाषा तो है ये है, धर्म है ये है, एगो जलवायु भी है तुम्हारा। तो यदि अब छोड़ो ज्योग्राफी, संविधान का बात कर लेते हैं। तो भाई साहब भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इतने आधार पर तुमको भारत में जो है वो विविधता देखने को मिल सकती है। क्लियर? आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में उत्तरी और दक्षिणी संस्कृति में क्या अंतर है? क्या बोलिएगा? भाषाई अंतर है तुम्हारा, धर्म का अंतर नहीं है। अब बोलिएगा धर्म का अंतर क्यों नहीं है? अरे उत्तर भारत में भी हिंदू है और दक्षिण भारत में भी हिंदू है, उत्तर भारत में भी मुस्लिम है और दक्षिण भारत में भी। अब बोलिएगा लिंग, भाई साहब कैसे हो जाएगा? उत्तर भारत में भी महिला और पुरुष है, दक्षिण भारत में बानर रहता है का? वहां पे भी तो महिला और पुरुष रहता होगा। तो और किसी भी आधार पे आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विविधता नहीं दिखेगा, अंतर नहीं दिखेगा। हाँ, संस्कृति के आधार पे हो सकता है, संस्कृति के आधार पे दिखेगा, वेशभूषा के आधार पे दिखेगा, संस्कृति में ले लेते हैं उन लोगों को, उस सब चीज को। लेकिन मेन जो अंतर दिखेगा किसके आधार पे दिखेगा? भाषाई के आधार पे दिखेगा। किसके आधार पे दिखेगा? भाषा। अब भाई साहब बहुत खतरनाक भाषा बोलेगा वो लोग। जैसे कन्नड़ में चले, कर्नाटक चल जाइए, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और वो लोग साल को जो है, वर्ष को जो है साला कहता है कन्नड़ भाषा में। मान लो कि ठेठ बिहारी जिसको कुछ हो नहीं आता है, गांव में जो भैंस चराया है और उसको मान लीजिए कि लेके चल जाइए बेंगलोर और गमछा लेके घूम रहा है रोड पे, और मान लीजिए कि कोई कर्नाटक का आदमी या बेंगलोर का जो प्रॉपर लोकल होगा वो बोलेगा
ई साला का हो रहा है, तो बिहारी को लोग हम लोग तो साला किसको गाली के यूज में करते हैं, तो बोले गाली दे रहा है हमको, मार रहे करा। जबकि बस वो पूछ रहा है कि इस साल क्या कर रहे हैं आप, तो लग रहा है कि कह रहा है कि साला कह रहा है। तो देखिए भाषा भाई साहब बड़ा खतरनाक होता है। और कहीं पे भी आप जा के, या कल भी हम बोले थे कि आपको सडन तमिलनाडु के किसी गांव में भेज दिया जाए जहां पे ना हिंदी बोला जाए ना इंग्लिश बोला जाए, ओनली तमिल बोला जाए, तो क्या आपको लगता है कि आप 5 दिन भी वहां पे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अब तो मोबाइल सबका जमाना आ गया, तो चलो 5 दिन रहियो लेगा, अरे ओकरा सबसे बात नहीं करेगा, घर वाला सब है ना बात करने वाला। अब मान लीजिए कि जिस समय फोन उन नहीं होता था, और उस केस में मान लीजिए कि भाई साहब भेज दे, पागल हो जाएगा 2 दिन में। हम लॉकडाउन में पागल जैसा फील होने लगा था हमको, लॉकडाउन में कोई था ही नहीं, और हम पूरा लॉकडाउन पटने में बिता दिए, पूरा बिल्डिंगे खाली मेरा। और भाई साहब इसलिए कहता है कि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है। जब तक 4 गो 5 गो 6 गो से आप बात नहीं करिएगा, बिना बात के वे रह ही नहीं सकता है। तो भाई साहब एक सामाजिक प्राणी है, और वहां जाकर के आपको कोई मिलबे नहीं करेगा बात करने के लिए। आप वहां से कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी निकले, और फिर वहां का भाषा सीख जाइए, आप आराम से आप रह लीजिएगा। तो भाई साहब मेन अंतर तुम्हारा उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जो है वो भाषा को देखने को मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा। आगे देखना, कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड के लोग किन 2 खेमों में बटे हुए हैं? प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, यही है ना? अरे पीडीएफ नहीं मिला है, गया तो है। टेलीग्राम पे देख लेना दोस्त, यूट्यूब वाले टेलीग्राम पे देखेगा तो मिल जाएगा। हमको लगता है ऑनलाइन में कुछ लोग जानबूझ के यही करने ही आते हैं। है? वहां पे भी चल रहा है। क्या बोल रहा है? 76 नंबर, पागल है, छोड़ो हटो। ध्यान समझिएगा, आयरलैंड बोले तो अटलांटिक महासागर में ना, किस महासागर में? अटलांटिक। और भाई साहब अटलांटिक बोले तो यूरोप का ही तुम्हारा है, और यूरोप का ही एक देश है आयरलैंड। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो आपको 2 खेमों में जो आयरलैंड, एगो था तुम्हारा प्रोटेस्टेंट और तुम्हारा दूसरा कौन था? तुम्हारा कैथोलिक था। दूसरा कौन था? कैथोलिक। ये ईसाई धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? ईसाई धर्म से संबंधित है। उत्तरी आयरलैंड का किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है तुम्हारा? ग्रेट ब्रिटेन का। किसका हिस्सा है तुम्हारा? ग्रेट ब्रिटेन का। कौन अखंडता और एकता का कौन है तुम्हारा? भारत। और प्रस्तावना में दोनों शब्द का यूज किया गया है ना, एकता का भी और अखंडता, लेकिन मूल प्रस्तावना में नहीं था। अखंडता कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। अखंडता के साथ और भी शब्द जोड़ा गया था ना। कई गो शब्द जोड़ा गया था? और 2 गो। पहला कौन था? समाजवाद ना, क्या? और दूसरा कौन था? पंथ निरपेक्ष। दूसरा कौन था? पंथ निरपेक्ष, यही था ना। और तीसरा कौन था तुम्हारा? अखंडता। तीसरा कौन? अखंडता। क्लियर है? कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में सामाजिक व्यवस्था की छिन्न भिन्न करने का प्रयास करना सजा योग्य अपराध है? किसके तहत? अनुच्छेद डीपीएसपी न है रे, किसके अंतर्गत है? डीपीएसपी। डीपीएसपी बोलेगा कहां से लिया गया? तो क्या बोलिएगा? कहां से? आयरलैंड। कहां से? आयरलैंड।
डीपीएसपी किस भाग में है तो क्या बोलिएगा, किसमें है, 4 में ना। डीपीएसपी बोलेगा कितना विचारधारा से तो क्या बोलिएगा, कितना विचारधारा से, 3 ना। पहला समाजवादी, दूसरा उदारवादी और तीसरा गांधीवाद। बोलेगा 38 कौन सा है तुम्हारा, तो 38 कौन सा है, समाजवादी। कौन सा है तुम्हारा, समाजवादी है, क्योंकि 38 जो है तुम्हारा न्याय का बात करता है, और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और उसके खिलाफ जो करेगा उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा तुम्हारा। तो भाई साहब अनुच्छेद 38, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किन राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात कही। बहुत सारा आदमी था ना, एगो कौन सा, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भी बहुत सारे आदमी है तुम्हारा, ठीक है। गांधी जी का अहम योगदान रहा आधुनिक भारत में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का। देखिए जब 1929 से पहले और 1929 से पहले जब तुम देखोगे और 1924 के बाद, तो शुरू का जो 1924 और 29 में देखिएगा तो 5 साल जो है वो गांधी जी जो थे आंदोलन से दूर रहे और सोशल रिफॉर्म में बढ़िया काम किए, समाज सुधार में बढ़िया काम किए। और उसका मेन कारण था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत का नाम सुने होंगे, और बहिष्कृत भारत कौन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और कहा जाता है कि भाई साहब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की होती है शुरुआत, उस बीच में भी गांधी जी का जो है तुम्हारा जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में बढ़िया प्रयास रहा। और उसका क्या है, जैसे आप लोग पूना समझौता का नाम सुने होंगे। अब पूना समझौता कब हुआ था, 1932 में। और 1932 में जो पूना समझौता हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। उसका मेन कारण क्या था, जातिगत भेदभाव ही था तुम्हारा। क्योंकि जब गोलमेज सम्मेलन चल रही थी तो अंबेडकर साहब ने कहा कि ठीक है दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया जाए। और गांधी जी ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, आपको यदि लग रहा है कि आपको इस चीज से सॉल्यूशन मिल जाएगा तो ये कभी भी सॉल्यूशन वाला काम नहीं है। अंग्रेज तो चाहता ही है कि पहले धर्म के नाम पे तोड़े, अब जाति के नाम पे तोड़े, और आप जो है इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। अंबेडकर साहब ने कहा कि हम समझ रहे हैं आपका बात, लेकिन हम भी क्या करें, हम भी तो सताए हुए हैं। और जिसको दर्द मिलती है, चोट जकरा मिलता है चला, ओकरे पता रहता है कि किस चीज से हम गुजरे हैं। कितनों कह दे कि कोई बात नहीं, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, बोला ना, जब तुम पे बीतेगा तब पता चलेगा कि भाई साहब क्या दर्द होता है। तो अंबेडकर साहब पे बीती हुई थी वो बात। तब अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं, तो बोला कि हमको सीट दे दीजिए, तब न जाकर के दलितों की सीट को बढ़ा दिया गया। तब अंबेडकर साहब बात माने तुम्हारा गांधी जी का कि बोले ठीक है। अब बोला कौन कहता है, आप लोग ये जो हरिजन शब्द है, हरिजन शब्द किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। और इन्होंने, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका भी चलाए थे, हरिजन पत्रिका चलाए थे कि नहीं चलाए थे। तो भाई साहब गांधी जी भी बहुत काम किए तुम्हारा, और भी बहुत सारा काम। और भारत में कुप्रथा, चाहे वो जातिगत कुप्रथा हो, लिंग के आधार पे कुप्रथा हो, वो 1-2 का प्रथा नहीं रहा, बहुत सारी कुप्रथा रही भारत में। क्लियर है। हमारे संविधान के कौन से भाग में जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है, किसमें, तीसरा भाग में ना। तीसरा भाग कौन सा है, मौलिक अधिकार ना। कौन सा है तुम्हारा, मौलिक अधिकार। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं ना होगा रे। अनुच्छेद 15 अब ये बताए थे ना। और अनुच्छेद 15 मौलिक अधिकार है कि नहीं है, तो मतलब इसका बात किस भाग में है तुम्हारा, तीसरा। तीसरा भाग को मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेग्ना कार्टा।
बोलेगा मेगना काटा की प्रथा विश्व में पहली बार कहां शुरुआत हुई थी? क्या बोलिएगा? इंग्लैंड में हुई थी। कहां पे हुई थी तुम्हारा? इंग्लैंड में हुई थी। और बोलेगा कब हुई थी? तो 1215 में। कब हुई थी तुम्हारा? 1215 में। 1215 में। ठीक है, कोनो दिक्कत? आज यहीं तक रहने दीजिए, इसके आगे ले चलेंगे हम लोग कल। है पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा। है हाँ, पीडीएफ कल मिल जाएगा। ऑनलाइन वाला समझ आया कि नहीं रे? ये बंद किया रे?